एग्जाम वॉरियर्स में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम की यानी आयतन की। आज हम बात करेंगे आयतन का पूरा कॉन्सेप्ट आज क्लियर करेंगे और देखते हैं किन आकृतियों का हम आयतन निकालते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि आयतन क्या होता है। तो देखिए आयतन क्या होता है, किसी भी आकृति 3D आकृति, किसी भी 3D आकृति के अंदर जितनी वायु होती है या फिर उसकी जितनी धारिता होती है हम उसको क्या कहेंगे, उस आकृति का आयतन कहेंगे। बात समझ में आई? ठीक, देखिए जानने के लिए जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे ये एक बॉटल है, ये 3D आकृति है, एक बॉटल है 3D आकृति है, तो इसकी धारण क्षमता यानी इसमें पानी कितना आएगा या फिर इसके अंदर कोई लिक्विड पदार्थ या फिर इसमें वायु कितनी भरी है, तो उस वायु को या फिर इसके अंदर जितना भी पानी भरा जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, इसका आयतन है या फिर इसकी धारिता है। ठीक है, तो वो होता है इसका आयतन। बात समझ गए? आयतन किसका निकाला जाता है? 3D आकृतियों का निकाला जाता है। तो 3D आकृति में हम सबसे पहली आकृति जिसका हम डिस्कस करेंगे वो है हमारी घनाभ। क्या है? घनाभ है। और घनाभ को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक भी बोलते हैं। देखिए इंग्लिश में है, इसको हम क्यूबिक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबिक। इतनी बात क्लियर हो गई। किस टाइप की आकृति होती है क्यूबिक? घनाभ किस टाइप का होता है उसके लिए हम आपको एग्जांपल देते हैं। देखिए ये जो है एक है, ये घनाभ की आकृति है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये घनाभ की आकृति है। इसमें ये वाला फलक और इसके विपरीत फलक एक जैसा होगा, ऐसे ये वाला और इसके विपरीत वाला फलक एक जैसा होगा। ये घनाभ की आकृति है। ठीक उसी तरीके से अगर हम इस डब्बे को देखें, ये डब्बा, तो ये भी एक किसकी आकृति बना रहा है? घनाभ की ही आकृति बना रहा है। ठीक, तो ये सब घनाभ की आकृतियां हैं। हमारे घरों में जो ईंट लगी होती है तो वो जो ईंट होती है वो घनाभ की आकृति का होता है। हमारे घर में जो बॉक्स रहते हैं तो सामान्यतः सभी बॉक्स जो होते हैं वो घनाभ की आकृति के होते हैं। हमारे घरों में सामान्यतः जो कमरे बने होते हैं वो भी घनाभ की आकृति का होते हैं। तो आप जिस कमरे में या जिस रूम में बैठे हैं गौर से देख लीजिए, क्योंकि वही आपका सबसे बड़ा आसरा होगा। जब आप परीक्षा हॉल में जाएंगे और जब आपको फार्मूला याद नहीं होगा तो वही रूम आपको फार्मूला याद दिलाएगा और वो रूम आपकी हेल्प करेगा कि आप किस तरीके से वहां पर घनाभ या घन से जुड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये गारंटी देता हूं कि आपको कोई भी फार्मूला यहां रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं घनाभ की आकृति को हम इस पे खींचने की कोशिश करते हैं। तो देखिए घनाभ की आकृति जो बनती है वो किस आधार पर बनती है, तो याद रखिएगा वो आयत के आधार पर बनती है। घनाभ का जो आधार रहता है वो कैसा होता है? वो होता है आयत के आकार का होता है। एक एक पॉइंट यहाँ पर महत्वपूर्ण है। जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं सभी पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से पॉइंट जो बोला है हमने यही बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो घनाभ होता है किस आधार पर बनता है। तो घनाभ आयत के आधार पर बनता है। घनाभ का आधार कैसा रहता है? आयत रहता है। अब आप आधार को नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जिस फर्श पर आप बैठे हुए हैं उस फर्श को गौर से देखिए, उसका आकार आयत के आकार का होगा। अब आयत को भी नहीं समझ पा रहे हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा क्षेत्रफल का पार्ट 1, उसे देख लीजिए, आपको आयत समझ आ जाएगा और तब आप उस फर्श को देखिएगा तो आपको फर्श जो दिखाई देगी वो आयत के आकार की दिखाई देगी। जिस तरह की फर्श होगी उसी तरीके से उस ठीक आपके ऊपर जो सर के ऊपर छत है वो भी उसी आयत आकार की होगी। तो देखिए ये हमारा बन गया है एक घनाभ जिसमें नीचे का फलक ऊपर के फलक के बराबर है और ये वाला बायां वाला दाएं फलक के बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार सामने वाला इसके पीछे वाले फलक के बराबर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें फलक कितने हैं। फलक का मतलब होता है फेसेस कितने हैं, हाउ मेनी फेसेस देयर। ठीक, इसमें फेस कितने होंगे, इस कितनी दीवारों से ढका है ये। ठीक, तो अब कोई पूछे कि फलक कितने हैं एक घनाभ में, तो समझ लीजिए कि आप जिस रूम में बैठे हैं वही एक फलक है। जिस रूम में आप बैठे हैं वो एक घनाभ है
और उसकी जितनी भी साइड दीवारें हैं या फिर जितनी तरफ से घेरा हुआ है वो रूम बनाने के लिए जितने तरफ से आपको दीवार या फिर घेरना पड़ेगा वही आपके फलक होंगे। तो देखिएगा जरा गौर से, चार तरफ आपकी दीवारें हैं, ऊपर छत होगी और नीचे फर्श होगी, तो इस तरीके से कितने फलक बन जाएंगे मेरे भाइयों? तो कुल फलक हो जाएंगे घनाभ के अंदर, कितने हो जाएंगे फलक? कुल 6 हो जाएंगे। फलक का मतलब फेसेस कितने हो जाएंगे? इसके फेस 6 हो जाएंगे। अब आपको ऐसे भी याद नहीं रहता है तो ये बहुत ही विडंबना होगी कि आप जिस रूम में बैठे हैं उसको कितने तरफ से घेर कर बनाया गया है ये भी नहीं गिन पा रहे हैं, तो बहुत ही बड़ी मुश्किल की बात है। फिलहाल तो याद रखिएगा, नहीं तो मैं एक और आपको बात बताता हूं। एक मूवी है अब तक 56 और उस मूवी में एक गाना है, इस घर में है बस 6 लोग, 4 दीवारें छत और मैं। तो 4 दीवारें छत, पांचवा और मैं यानी फर्श, तो कितने हो गए? 6 लोग हो गए। तो इस तरीके से याद रखेंगे 6 फलक होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कोर की। देखिए कोर का मतलब क्या होता है? देखिए ये वाली जो चीज है, ये जो ऐसे कर जा रहा है ये कोर है, ये कोर है आपकी, ये कोर है, ये आपकी कोर है, ठीक, ये कोर है। तो इस तरीके से गिनिएगा आपने रूम में कितनी कोरे हैं आपके, ठीक है, रूम में कितनी कोर हैं, ठीक। कोर का मतलब होता है एजेस, एज कितने हैं, किनारे कितने हैं, ठीक है, इसको किनारा भी कह सकते हैं, ठीक है, कितने किनारे हैं, ठीक। चलिए जल्दी से बताइए। तो आप देख रहे होंगे, आपने रूम में काउंट कर लिया होगा कि 12 कोरे हैं। कितनी? 12 कोरे हैं। कैसे? देखिए आपको 4 सामने दिखाई दे रहे हैं इसी चित्र में, 1 2 3 4, ठीक। अच्छा इसके पीछे भी 4 होंगी कि नहीं होंगी? देखिए कौन सी? एक ये, दूसरी ये वाली, ठीक, तीसरी ये वाली और चौथी ये वाली। तो 4 आगे 4 पीछे, कुल कितनी हो गई? 8 हो गई। उसके बाद देखिए एक ये नहीं काउंट की थी, ठीक, और एक ये नहीं काउंट की थी, 2। उसी तरीके से ये वाली काउंट नहीं करे थे और ये वाली काउंट नहीं करे थे। कितनी हो गई? 4 और हो गई। तो कुल कितनी हो गई? 12। तो याद रखिएगा, एक कमरे में या फिर एक घनाभ में या फिर आपका जो बॉक्स हो घर में उसको काउंट कर लीजिएगा, उसकी कोर गिन लीजिएगा, आपको 12 कोरें मिलेंगी। लेकिन याद रखिएगा कहीं कोर को डबल या फिर छूट ना जाए, याद रखिएगा। तो आपके कमरे में कितनी कोर होंगी? 12 कोर होंगी, यानी एक घनाभ में 12 कोरें होती हैं। अब बात करते हैं कोने की। कोना का मतलब होता है वर्टेक्स, ठीक, क्या होता है? वर्टेक्स। देखिए वर्टेक्स कितने होंगे, देखिए गिनिए अपने जिस रूम में बैठे हैं वहां पर कोने गिनिए। कोने का मतलब जानते हैं? कोने का मतलब होता है, देखिए जैसे ये आकृति है, इसमें ये किनारा है, ठीक, ये कोर है, और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये जो है कोना है, ठीक। उसी तरीके से ये कोना है, एक कोना, 2 कोना, ठीक है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 हो गए। अब इधर देखिए इस तरफ ये वाला गिन लिया था, ये गिन लिया था, 4 हो गए थे, 5 6, ठीक। अब ये गिन चुके हैं, अब देखिए 7 8, ठीक, ये गिन चुके थे पहले ही। तो कुल कितने हो गए? 8। कितने हो गए? 8। देखिए इस आकृति में भी हम आपको गिन के दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कितने कोने या फिर कितने वर्टेक्स हो गए? 8, ठीक है। तो यहां से देखिए 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए, ठीक। क्या हो गए कि फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। कोर या किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। और कोने कितने होते हैं? वो 8 होते हैं। आप अपने रूम में बैठे हैं जिस रूम में, उसी रूम में काउंट कर लीजिए, सब कुछ आपके सामने है। ये इसका प्रैक्टिकल, इसका प्रयोग सबसे आसान है घन और घनाभ का, ठीक है। तो अब यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं
देखिए इसमें 3D होगा, मतलब 3D की बात हमने पहले की थी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसमें देखते हैं कहाँ पर लंबाई है और कहाँ पर चौड़ाई है, कहाँ पर ऊंचाई है। तो देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये आपका लंबाई है, हम इसको L से लिख दें क्या? बात समझ गए? ये जो आपकी दिखाई दे रही ये है हमारी चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ये चौड़ाई हम इसको B से लिख दें क्या? ये जो हमारी दिखाई दे रही हम इसको क्या कह दें? ऊंचाई कह दें। क्या कह दें? ऊंचाई कह दें। जैसे आप जिस कमरे में बैठे हो उसमें देखिए फर्श में एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, ठीक, और एक ऐसे ऐसे ऊंचाई होगी, ठीक। तो तीनों हो गए, ठीक, यहां तक बात क्लियर। अब हम बात करते हैं कि एक घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे। आयतन कैसे निकालेंगे? तो आयतन कभी भी निकालना पड़े तो याद रखिएगा जो आधार का क्षेत्रफल होता है मेरे भाइयों, उसमें ऊंचाई से गुणा कर देना, आपका क्या आ जाएगा? आयतन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आयतन। तो देखिए आधार का क्षेत्रफल, घनाभ का आयतन या किसी भी आकृति का आयतन निकालना पड़े, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इतनी बात क्लियर हुई? किसी भी आकृति का अगर आप आयतन निकाल रहे हैं तो उसके आधार का क्षेत्रफल निकाल के ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, आपका आयतन आ जाएगा। इतनी बात क्लियर? ठीक। देखिए इसमें इसका यही तो आधार है, ये नीचे वाला यही तो आधार है, और इस आधार में क्या क्या चीज है? लंबाई और चौड़ाई। हमने सबसे पहले बात की थी कि जो घनाभ होता है वो आयत के आधार पर बनता है, मतलब इसका आधार आयताकार होता है। तो इसका आधार जब आयताकार है तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्षेत्रफल होता है मेरे भाइयों लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसकी लंबाई हमने कितनी ले रखी है? चलो हम लिख देते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बताइए भाई क्या कर दें? ऊंचाई से और गुणा कर दें। तो लीजिए भाई हम ऊंचाई से भी गुणा कर देते हैं, और जैसे ही ऊंचाई से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा इसका आयतन। बात क्लियर हुई? कमरे का आपको आयतन निकालना है, क्या करिए? लंबाई चौड़ाई गुणा कराइए और ऊंचाई से भी गुणा करा दीजिए, आपका कमरे का आयतन आ जाएगा। बात इतनी क्लियर हुई? ठीक है। तो इसको हम L से लिखे थे, इसको B से लिखे थे और इसको H से लिखे थे, ठीक। तो L इंटू B इंटू H क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा। अब हमें देखिए क्वेश्चन हम लगा लेते हैं, यहां तक लगा लिया। अब हम गलती कहां पर करते हैं परीक्षा में, ये देखिएगा। देखिए हम आपको वो चीजें बताएंगे जो शायद ही बहुत कम टीचर बताते हैं। क्वेश्चन लगा देना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चन कोई भी लगा सकता है, लेकिन कहां पर गलती होती है वो बता देना बहुत बड़ी बात होती है। हमने आयतन निकाल लिया किसी भी घनाभ का, ठीक। अब हमसे क्या है कि जब ऑप्शन दिए जाते हैं तो ऑप्शन में हमने देखा और हमने न्यूमेरिकल वैल्यू बिल्कुल सेम लगा दी, उसके बाद भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। वो क्या रीजन रहता है? वहां पर रीजन रहता है मात्रक का। किसका? मात्रक का। वहां पर क्या होता है, वो मात्रक अलग अलग कर देता है, और तब हमारा क्वेश्चन जो है, हमारी पूरी मेहनत जो है, बस एक छोटी सी गलती के कारण सब खत्म हो जाती। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए मान लेते हैं इसकी ऊंचाई हमें 3 दी गई, लंबाई इसकी हमें दी गई है 6 और चौड़ाई हमें दी गई है 2, ठीक। ये मान लेते हैं सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है और सेंटीमीटर में। इतनी बात क्लियर? हम इसका आयतन अगर निकालें तो क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब 6 गुणा 2 गुणा 3, 6 दूनी 12, 12 तिया 36, 36 निकाल लिया। अब वो ऑप्शन जो देगा क्वेश्चन में, पेपर में जो ऑप्शन देगा, क्या देगा? मान लो उसने लिख दिया 36 वर्ग सेंटीमीटर, 36 घन सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर और 36 मीटर। ये 4 ऑप्शन दे दिए उसने। अब हमें कौन सा ढूंढना है इसमें से? अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि 36 तो आंसर आ रहा है मेरा। देखिए आपने क्या किया, ये भी सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर था और ये भी सेंटीमीटर था। सेंटीमीटर 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 3 बार गुणा हुई
तो क्या बन जाएगा, घात 3 बन जाएगी। क्या बन जाएगा, घात 3 बन जाएगी। जैसे आप लोग क्या करते हैं, x को 3 बार गुणा करते हैं, या x को छोड़ दो, 3 को 3 बार आप गुणा करते हैं तो क्या लिखेंगे, 3 की घात 3। यहां पर सेंटीमीटर को 3 बार गुणा कर रहा है तो सेंटीमीटर की घात 3 लिखेंगे। तो याद रखिएगा, आयतन का जो मात्रक होता है, आयतन का जो मात्रक होता है, हम इसको यहां पर लिखे देते हैं। आप लोग अब जो नोट्स बना रहे हैं उसमें सही से लिख लीजिए। आयतन का जो मात्रक होता है वो घन, ठीक, घन इकाई। अब ये आफत आ गई, घन इकाई ये क्या है, ये समझ नहीं आ रहा होगा। तो याद रखिएगा, यहां पर जो भी दिया हो, इनकी जो विमाएं लंबाई चौड़ाई जिसमें दी है, सेंटीमीटर में दी तो घन सेंटीमीटर, मीटर में दी तो घन मीटर, ठीक। अब याद एक भी चीज ये भी रखिएगा कि इनके जो भी, अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, ये भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, ठीक। मतलब इनकी जो मात्रक है वो सेम होने चाहिए, एक जैसे ही होने चाहिए, ठीक है, तीनों विमाओं के, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के। नहीं है तो बना लेंगे, ठीक। कैसे बनाते हैं उसके लिए हम अलग से आपको बताएंगे। फिलहाल तो अभी इतना समझिए कि इनके जो मात्रक है एक जैसे होने चाहिए, और आयतन का जो मात्रक होगा वो घन इकाई में होगा, जहां पर जो इकाई इसकी दी गई है, ठीक। हम आपको बताएंगे कैसे चेंज करते हैं, ट्रिक भी बताएंगे, कभी भूलेंगे नहीं, ये गारंटी मेरी है। चलिए आगे देखते हैं। अब हमसे क्या पूछा जाता है, हमसे पूछा जाएगा कि घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल या फिर एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब आप जिस कमरे में बैठे हैं उसको एक बार थोड़ी देर गौर से देखिए। तो आपने अपने रूम को बहुत गौर से देख लिया, चारों दीवारों के बारे में आपने बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से देख लिया कि आपकी दीवारें किस तरीके की हैं, ठीक। अब बताइए, अब देखिए अपने रूम को देखिए, जहां पर आप बैठे ठीक सामने वाली दीवार को देखिए, उसकी लंबाई और ऊंचाई, ठीक अपने पीछे जो आपके पीठ के पीछे है उस दीवार को देखिए। देखा? तो आपने देखा होगा कि जो आपके सामने दीवार है और उसके ठीक अपोजिट, यानी कि आपकी पीठ की तरफ जो दीवार है, वो दोनों कैसी हैं, लंबाई और ऊंचाई में बराबर हैं, लंबाई और ऊंचाई में बराबर हैं। उसी तरह से आप अपने दाएं ओर की दीवार देखिए और बाएं ओर की दीवार देखिए, उनमें भी चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होगी। यानी कि अगर आप अपने सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, उसका दुगना कर देंगे तो आपको आगे की और पीछे की, अपने आगे की पीछे की दोनों दीवारों का क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने अपने दाएं की दीवार का क्षेत्रफल निकाल लिया तो आपको दुगना करने पर बाएं की दीवार का क्षेत्रफल भी जुड़ जाएगा। इतनी बात कंफर्म हुई कि नहीं हुई? अब देखिए, आप जिस रूम में बैठे हैं बस उसी रूम से आप निकाल सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब आप अपने सामने वाली दीवार में देखिए कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, लंबाई और चौड़ाई से। तो इसमें ऊंचाई दे रही है, दे रखी है आपको, ठीक, और क्या दे रखा है, एक लंबाई दे रखी है। तो लंबाई गुणा ऊंचाई कर दें तो इस दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले आप जिस दीवार के सामने बैठे हैं उसमें क्या है, लंबाई और ऊंचाई है, मान लेते हैं लंबाई और ऊंचाई है, ठीक। तो लंबाई और ऊंचाई है तो इसके सामने में वाली दीवार में भी लंबाई और ऊंचाई होगी, तो हमने इसका दोगुना कर दिया, मतलब दोनों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। इसी तरीके से अपने बाईं ओर देखेंगे, अगर हमारे सामने वाले में लंबाई थी तो हमारे बाईं ओर क्या होगा, चौड़ाई होगी, क्योंकि कमरे में एक लंबाई होती है एक चौड़ाई होती है। तो हम दाएं वाली दीवार में क्या हो जाएगी, फिर चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई होगी और ऊंचाई होगी, क्या होगी, ऊंचाई होगी। तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, और जैसे ही दुगना करेंगे तुरंत हमें दाएं और बाएं दोनों दीवारों का योगफल, क्षेत्रफलों का योगफल मिल जाएगा। अब यहां से देखिए दो कॉमन मिल रहे होंगे, आप खूब देख रहे हैं यहां पर, ठीक, और ऊंचाई कॉमन मिल रही कि नहीं मिल रही भैया? मिल रही है तो ले लो। तो देखो क्या बचेगा, यहां लंबाई बचेगी, ये कॉमन ले गए, ये कॉमन ले गए तो यहां लंबाई बची, ठीक, और यहां इसको गायब किया तो चौड़ाई बची। बात इतनी समझ आई? अब हमने दो आगे लिख लिया, ऊंचाई को चाहो तो आप बाद में लिख सकते हो।
बात इतनी कंफर्म हुई कि नहीं हुई? मेरी बात समझिएगा, ये फार्मूला आपको रटना नहीं है, बस आपको कमरे को देखना है, रूम को देखना है और उसी से निकालना है। ठीक है, जहां आप बैठे हैं, जिस परीक्षा हॉल में बैठे हैं, बस उसी से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से आ जाएगा। तो ये है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला यहां से ही ये बन के आता है। अब इस चाहो तो इसके अकॉर्डिंग रख लो, एल बी इंटू एच, एल प्लस बी इंटू एच का दुगना कर देना है। इतनी बात कंफर्म हुई? इतनी बात कंफर्म हो गई। तो अब हम देखते हैं कि एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो देखिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ आफत है क्या? ये आफत क्या है? संपूर्ण पृष्ठ, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमने पढ़ा। संपूर्ण पृष्ठ जब बोलता है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल रहा है। क्या बोल रहा है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल रहा है, वो मांग रहा है आपसे, उसको निकाल के दीजिए। तो कैसे देंगे? देखिए, इसके लिए अब आप हमें बताइए, इसमें फलक कितने थे? 6 फलक थे। चारों दीवारों का हम क्षेत्रफल तो निकाल ही चुके हैं, निकाल चुके हैं ना। बस उसमें जोड़ना क्या रह गया? छत का रह गया और फर्श का रह गया। छत और फर्श का क्षेत्रफल और जोड़ दीजिए, हमारा पूरे संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा। अब छत का क्षेत्रफल कितना होगा? जितना फर्श का होगा। फर्श में क्या है? लंबाई चौड़ाई है, सीधी सी बात है। बात समझ गए? अब देखिए, हमें क्या करना है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस फर्श, किसका? फर्श का क्षेत्रफल प्लस छत का क्षेत्रफल। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ठीक, छत का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल बराबर होंगे, इसलिए हम फर्श के क्षेत्रफल को ही दोगुना कर देंगे मेरे भाइयों। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आया था? देखिए, 2 गुणा लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है, ऊंचाई से गुणा करनी है। क्या करना है? फर्श का क्षेत्रफल मेरे भाइयों कितना होगा? फर्श में लंबाई और चौड़ाई होती है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कर देंगे मेरे भाइयों, और इसका दुगना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें छत का भी जोड़ना है। छत का उतना ही होगा जितना फर्श का है मेरे भाई। क्या कभी छत और फर्श कम हो सकती है? नहीं हो सकती। जैसी छत है वैसी फर्श। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं? 2 पूरे में से कॉमन ले सकते हैं। जैसे ही 2 पूरे से कॉमन लेंगे, ठीक, अब इस ऊंचाई को अंदर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस यहां बचेगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, चाहो तो आप इसको पहले लिख लो, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई और ऊंचाई गुणा लंबाई, इसको बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, इधर से लिखना शुरू कर सकते हो, इसको पहले फिर इसे लिख दो, इसे सबसे लास्ट में भेज सकते हैं। तो ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठ हो गया एक घनाभ का। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? देखिए, ये एक घनाभ है हमारे पास, हमें इसका विकर्ण चाहिए। विकर्ण देखिए, ये होगा हमारा विकर्ण, देख रहे हैं? ये विकर्ण होगा। ठीक है, इसको इस सिरे से मिलाएंगे। जब इसको इस सिरे से मिलाएंगे तो ये जो ऊंचाई देख रहे हैं आप, ये वाला, ठीक, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी और ये विकर्ण हमें चाहिए। इस विकर्ण के लिए हमें ये नीचे वाली ये लाइन यहाँ से यहाँ तक की चाहिए होगी, जरूरत पड़ेगी। तो ये देख रहे हैं आप, नीचे जो फर्श है, फर्श का विकर्ण है ये वाला। ये जो देख रहे हैं, इसको हम ए कह दें, इसे बी कह दें और इसे सी कह दें। ठीक, तो ए और बी जो है वो फर्श का विकर्ण है। फर्श में क्या था? यहाँ लंबाई, और ये क्या था? चौड़ाई। ठीक, तो इसका कितना होता है? इसका होगा, ये वाला जो विकर्ण होगा वो क्या होगा? हमने आपको बताया था, आयत का विकर्ण, लंबाई का वर्ग और चौड़ाई का
वर्ग। ठीक, और ये क्या है मेरे भाइयों, ये है ऊंचाई, ये क्या है ऊंचाई। तो अब जब हमें ये वाला चाहिए ये, ठीक, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, इसका और इसका योगफल करके जोड़ देंगे। विकर्ण क्या होगा, इस वाले का ए बी का स्क्वायर, देखिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का वर्ग। कैसे आता है ये, ठीक, कैसे आता है ये, तो इसके लिए आप समझिए, देखिए ये एक त्रिभुज है और ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक, समकोण त्रिभुज है, ठीक। तो यहाँ ए बी और सी, ठीक। तो इस समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है, पाइथागोरस प्रमेय। वो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कहती है कि इसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, उसका जो वर्ग होगा शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, ठीक। तो इसकी सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, यानी कर्ण का वर्ग जो होगा शेष दो भुजा, एक लंब होती है एक आधार होती है, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। अब यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इसके ऊपर वर्गमूल अंडर रूट लग जाएगा। यही इसका बेसिक होता है। ये आपको और तब समझ आएगा जब हम त्रिभुज को पढ़ेंगे। तो त्रिभुज एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो उसको जब हम पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा ये क्लियर होगा। तब तक आप इतना ही समझ लीजिए कि इसमें क्या करेंगे, इसका वर्ग और इसका वर्ग करके जोड़ देंगे, तो ए बी का वर्ग करेंगे तो इस पर से क्या होगा, वर्गमूल हट जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर रूट भी रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग और प्लस ऊंचाई का वर्ग हो जाएगा। ये होगा विकर्ण। क्या जरूरत पड़ती है विकर्ण की का पूछा जाता है कि वैसे ही बता रहे हैं? तो पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि एक घनाभाकार कमरा है, इसकी लंबाई चौड़ाई दे दी जाती है, कहेगा इसमें सबसे लंबी रखी जा सकने वाली छड़ बताइए। तो सबसे लंबी रखी जा सकने वाली छड़ या पाइप जो होगा वो विकर्ण ही होगा, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो अब यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट बस इतना हमें पढ़ना था घनाभ के बारे में, वो हमने पढ़ लिया। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है, कहेगा कि एक बॉक्स है, ठीक, उसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और ऊंचाई इतनी है, ये ऊपर से खुला हुआ है, मतलब इसमें ऊपर का ढक्कन नहीं है। अब इसमें जितनी चादर लगी है उस चादर का क्षेत्रफल बताइए। तो उस कंडीशन में आपसे 5 फलकों का क्षेत्रफल पूछता है, यानी फर्श का पूछेगा और चारों दीवारों का पूछेगा, छत उसमें नहीं है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, छत जो होगी उसको नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो जो हमने संपूर्ण पृष्ठ जोड़ा था उसमें जो हमने छत और फर्श का जोड़ा था उसमें केवल फर्श का ही जोड़िएगा, ठीक। अब हम बात करेंगे घन की। चलिए देखिए, ये है हमारा एक घन। घन का मतलब होता है घनाभ का छोटा भाई। घनाभ का छोटा भाई, इसमें क्या होगा, इसका जो निर्माण होता है वो एक वर्ग के आधार पर होता है। इसका जो आधार होता है वो वर्गाकार होता है। इसके सभी फलक वर्गाकार होते हैं और सभी फलक के जितनी भी विमाएं होंगी वो बराबर होंगी, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होगा। यानी कि ये वाला और ये वाला और ये वाला, ये सब कुछ बराबर होगा, ठीक। ये सब कुछ आपको बराबर मिलेगा। किसमें, घन में। जब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक घनाभ की बराबर हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, घन बन जाएगा मेरे दोस्तों। बाकी इसमें कोई नई चीज नहीं है, सब कुछ घनाभ के जैसा ही है। अगर हम इसके फलक की बात करें, इसमें कितने फलक होते हैं, तो बस 6 ही फलक होते हैं। इस घर में हैं बस 6 लोग, 4 दीवारें, छत और मैं। फलक, उसके बाद इसमें कोर की अगर हम बात करेंगे तो कोर देखिए कितने हो जाएंगे इसमें, कोर इसमें भी 12 हो जाएंगे। और जो कोने होते हैं, ठीक है, यानी जो वर्टेक्स होते हैं वो हो जाएंगे मेरे भाइयों 8 हो जाएंगे। अब हम इसके आयतन की बात करते हैं। देखिए आयतन का कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं क्या होता है। तो आयतन इसका
उसी तरीके से निकाला जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। मेरे दोस्त, मेरे भाई, क्या होगा, इसको साफ कर देते हैं। घन का आयतन अगर हम बताएं, घन का आयतन, तो घन का आयतन देखिए कितना होता है। घन का आयतन होगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार देखते हैं कितना है इसमें, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब देखिए आधार का क्षेत्रफल कैसे, लंबाई गुणा चौड़ाई से निकालते हैं। ठीक, लंबाई गुणा चौड़ाई से निकालते हैं, और ऊंचाई इसमें देखिए ये इंक्लूड थी। ठीक, तो लंबाई देखिए इसकी कितनी है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब चीज बराबर है, सब चीज बराबर है। तो लंबाई चौड़ाई जब सब चीज बराबर है तो क्या हो जाएगा, देखिए घात 3 हो जाएगा। किसकी घात 3? इसको क्या कह सकते हो आप, भुजा भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, भुजा भी कह सकते हैं। ठीक, या फिर इसी को हम साइड भी बोलते हैं, इंग्लिश में साइड भी आप कह सकते हो। तो भुजा की घात 3 बोल दीजिए। ठीक, या फिर साइड का क्यूब कह दीजिए। ठीक, सब कुछ बात तीनों एक ही है। ये है घन का आयतन। ठीक, अब इसी तरीके से एक घन हो, उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमसे पूछा जाए तो क्या करेंगे, एक फलक का क्षेत्रफल निकाल के 4 से गुणा कर दीजिए। एक फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर है तो क्या हो जाएगा, चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल इसमें पूछा जाए, चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर पूछे, तो क्या करेंगे, किसी एक फलक का निकाल के और 4 से गुणा कर दीजिए। एक फलक वर्गाकार है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर, तो हो जाएगा 4a स्क्वायर। ए का मतलब यहाँ भुजा से है, साइड से है। ठीक, इसी प्रकार से संपूर्ण पृष्ठ अगर इसका पूछ ले, क्या पूछ ले, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछ ले तो भाई देखिए 4 तो हमने निकाल लिए थे, ऊपर नीचे का ही तो बचा था, तो ऊपर नीचे का जितना ऊपर का उतना ही नीचे का। तो अगर ये a स्क्वायर हो जाएगा, इसका a स्क्वायर हो जाएगा तो ये भी तो a स्क्वायर ही हो जाएगा। तो a स्क्वायर और a स्क्वायर मिलके कितना हो गया, 2a स्क्वायर, इसमें और जोड़ दीजिए तो कुल मिलाकर 6 स्क्वायर, मतलब 6 गुणा भुजा का वर्ग। इतनी बात कंफर्म हुई कि नहीं हुई? ठीक, तो इस तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, एक घन का आयतन, उसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक, और संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेंगे। एक बात और नोट कर लीजिए मेरे भाइयों, नोट करने वाली चीज क्या है, सबसे पहली बात हमने बताई थी आयतन का मात्रक, हमने बताया था घन इकाई, घन सेंटीमीटर, घन वर्ग मीटर, घन डेसीमीटर, घन मीटर, घन किलोमीटर में होता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का अगर मात्रक पूछे तो याद रखिएगा, कभी भी क्षेत्रफल का मात्रक आपको निकालना पड़े या पृष्ठ का मात्रक निकालना पड़े तो याद रखिएगा वर्ग इकाई में होगा। किसमें? वर्ग इकाई में होगा। ठीक है, मतलब वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मिलीमीटर, वर्ग डेसीमीटर, वर्ग किलोमीटर में होगा। इतनी बात कंफर्म हो गई। तो अब हम एक चीज और आपको बता देते हैं। देखिए कभी कभी क्या करता है, वो दो घनों को आपस में जोड़ लेता है, दो घनों को आपस में जोड़ लेता है, फिर उसका आयतन पूछता है या फिर उसका संपूर्ण पृष्ठ पूछता है। तो जब दो घनों को आप आपस में जोड़ देंगे तो उसकी लंबाई 2 गुनी हो जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई उतनी ही रहेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? तो उसकी लंबाई 2 गुनी कर दीजिए, चौड़ाई और ऊंचाई उतनी ही रखिए, उस कंडीशन में वो एक घनाभ बन जाएगा और फिर आप घनाभ का चारों दीवारों का या संपूर्ण पृष्ठ जो भी पूछे वो निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो अब हमने घन और घनाभ को डिस्कस कर लिया है। आगे के वीडियो में 3D आकृतियों से जुड़े कुछ और आयतन और संपूर्ण पृष्ठ से जुड़ी कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।